बच्चों, आज मैं आपको बुद्धि के बारे में बताऊंगा। सामान्यतः देखा गया है कि कुछ छात्र शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए पाठ को शीघ्रता से याद कर लेते हैं, लेकिन कुछ छात्र काफी प्रयासों के बाद नहीं सीख पाते। इस प्रकार के अंतर का प्रमुख कारण बुद्धि है। बुद्धि के कारण ही मानव सभी जीव धाराओं में सबश्रेष्ठ माना जाता है। आज मैं इंटेलिजेंस के बारे में आपको बताऊंगा। देखिएगा, पहले बताऊंगा मीन्स बताऊंगा, कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा, काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस बताऊंगा, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, टेस्ट और यूज ऑफ इंटेलिजेंस। सर्वप्रथम सन 1895 में हार्वर्ड स्पेंसर ने बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। बुद्धि क्या है? विभिन्न मनोवैज्ञानिक में अब तक एक राय नहीं है और समय समय पर बहुत सारी सभाएं हुई और निष्कर्ष निकाला गया कि सही तरह से इसका बुद्धि का एक अर्थ निकाला जाए। फ्रीमैन ने बुद्धि की अनेक परिभाषाओं का अध्ययन करने के उपरांत यह निष्कर्ष निकाला कि सभी परिभाषाओं को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, एबिलिटी टू लर्न, सीखने की योग्यता। कुछ मनोवैज्ञानिक बुद्धि को सीखने समझने की योग्यता मानते हैं। इन विद्वानों के अनुसार जो व्यक्ति जितनी शीघ्रता से नवीन बातों को आत्मसात कर लेता है वह उतना ही अधिक बुद्धिमान होता है। दूसरा है एन एबिलिटी टू एडजस्ट। इसमें मनोवैज्ञानिक बुद्धि को जीवन में आने वाली विभिन्न परिस्थितियों तथा नई नई समस्याओं के साथ अनुकूलन तथा समायोजन करने की योग्यता मानते हैं। उनके अनुसार जो व्यक्ति बदलती परिस्थितियों में जितनी सरलता से समायोजन कर लेता है वह उतना ही बुद्धिमान है। इसमें बर्ट ने भी कहा है बुद्धि अपेक्षाकृत नई परिस्थितियों में समायोजन करने की जन्मजात योग्यता। और तीसरा आता है अमूर्त चिंतन की योग्यता, मतलब एन एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में परिभाषित किया है। इनके अनुसार बुद्धि विभिन्न परिस्थितियों में संकेतों, प्रतीकों तथा तर्क आदि को प्रभावित पूर्ण ढंग से प्रयोग करने की योग्यता है। इसमें गैट ने कहा है अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। तो इसमें 3 भागों में फ्रीमैन ने बांटा। सबसे पहले बांटा सीखने की योग्यता, दूसरा बता समायोजन की योग्यता, तीसरा बता अमूर्त चिंतन। आओ अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स में देखिएगा, नंबर 1 है बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है जो वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। मतलब बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है। मान लीजिए जिस तरह से व्यक्ति की लंबाई जन्मजात होती है उसी हिसाब से बुद्धि भी जन्मजात ही मिलती है, जो कि वंशानुक्रम अपने माता पिता से मिलती है। नंबर 2 है बुद्धि अधिगम की शक्ति है। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। बुद्धि समस्या समाधान की योग्यता है। बुद्धि विभिन्न योग्यताओं का संगठन है। बुद्धि पर वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था के मध्य तक होता है। बुद्धि और ज्ञान में भेद होता है। अब देखिएगा, इसमें अब नेक्स्ट आता है काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस। काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस में गैरेट ने एंड थॉर्नडाइक ने इनके 3 प्रकार बताए। गैरेट ने बताया मूर्त, अमूर्त और सामाजिक, जबकि थॉर्नडाइक ने बताया अमूर्त, सामाजिक और यांत्रिक। देखिएगा, इसमें मूर्त बुद्धि में क्या क्या आता है, इसे यांत्रिक या गत्यात्मक बुद्धि भी कहते हैं। इसका संबंध यंत्रों व मशीनों से होता है। जिस व्यक्ति में यह बुद्धि होती है वह यंत्रों व मशीनों के कार्य में रुचि लेता है। अतः इस बुद्धि के व्यक्ति अच्छे कारीगर, मैकेनिक, इंजीनियर, टेक्नीशियन तथा औद्योगिक आदि कार्यकर्ता होते हैं। अमूर्त बुद्धि में इस बुद्धि का संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है। जिस व्यक्ति में यह बुद्धि होती है वह ज्ञान का अर्जन करने में विशेष रुचि लेता है। अतः इस बुद्धि के व्यक्ति अच्छे वकील, डॉक्टर, शिक्षक, चित्रकार, साहित्यकार, दार्शनिक, गणितज्ञ तथा वैज्ञानिक आदि होते हैं। और तीसरा आता है सामाजिक बुद्धि। इस बुद्धि का संबंध व्यक्ति और सामाजिक कार्यों से होता है। जिस व्यक्ति में यह बुद्धि होती है वह मिलनसार, सामाजिक कार्यों में रुचि लेने वाला। अतः इस बुद्धि के व्यक्ति अच्छे मंत्री, व्यवसायी, कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ, सफल नेता और सामाजिक कार्यकर्ता आदि होते हैं। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है चौथा, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, सिद्धांत, बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत में ये बहुत ज्यादा ही सिद्धांत यूपीटेट सीटेट के लिए बहुत ही प्रयोगफुल है, क्योंकि आप इसे आप अच्छी तरह से समझेंगे तो इसमें यूपीटेट और सीटेट में इसके द्वारा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि 1 खंड का सिद्धांत, दूसरा है 2 खंड का सिद्धांत, 3 खंड का सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, क्रमिक महत्व या पदानुक्रमिक सिद्धांत और लास्ट है त्रियामी सिद्धांत। जिसमें कि सबसे पहले 1 खंड या 1 कारक का सिद्धांत किसने दिया है? ये बिने ने, टर्मन ने और स्टर्न ने। यह सिद्धांत सबसे प्राचीन सिद्धांत है। अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप में अगर आता है कि सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है तो 1 खंड या 1 कारक का सिद्धांत है। इसमें देखिए आधुनिक मनोवैज्ञानिक इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते हैं।
क्योंकि सामान्यतः पाया जाता है कि तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति सभी क्षेत्रों में स्थान रूप से सफल प्राप्त नहीं करता है। कार्य की सफलता बुद्धि के साथ साथ व्यक्ति की रुचि, वृद्धि आदि पर निर्भर करती है। नंबर 2 आता है दुखंड दुकारक सिद्धांत। ये किसने दिया है? स्पीयरमैन ने, जो कि 1904 में दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि प्रत्येक व्यक्ति में 2 प्रकार की होती है। इनका मानना है सामान्य योग्यता मीन्स जनरल, और दूसरा जो है विशिष्ट योग्यता मीन्स स्पेसिफिक। सामान्य योग्यता को उन्होंने माना है, देखिएगा इस पे मैंने कहा है कि सामान्य योग्यता कारक जन्मजात है तथा यह योग्यता सब व्यक्तियों में कम या अधिक पाई जाती है, जबकि दूसरी इन्होंने योग्यता बताई विशिष्ट योग्यता स्पेसिफिक फैक्टर्स, जिसको एस के नाम से भी जाना जाता है। अर्जित योग्यता है प्रत्येक व्यक्ति में विशिष्ट योग्यताएं भिन्न भिन्न मात्रा में होती है। इसका मतलब ये, इस पे मैंने 2 मानी है, एक तो मानी है सामान्य योग्यता, दूसरी मानी है विशिष्ट योग्यता। सामान्य योग्यता जन्मजात होती है, जबकि विशिष्ट योग्यता हमें अर्जित करनी पड़ती है। 2 योग्यताओं के बारे में बताया। तीसरा खंड है 3 खंड का सिद्धांत, जो कि स्पीयरमैन ने 1911 में दिए। स्पीयरमैन ने अपने 2 खंड सिद्धांत में एक कारक जोड़कर बुद्धि का नवीन 3 कारक सिद्धांत 1911 में प्रतिपादित किया। इस नवीन कारक को समूह कारक कहा। यह समूह कारक सामान्य कारक की अपेक्षा कम एवं विशिष्ट कारक की अपेक्षा अधिक सामान्य होता है। नेक्स्ट में बहुकारक सिद्धांत, जिसे मल्टी फैक्टर थ्योरी कहते हैं, जो कि थार्नडाइक ने दिया है। थार्नडाइक का मानना था कि बुद्धि में सामान्य योग्यता जैसा कोई तत्व नहीं होता, जबकि स्पीयरमैन ने 2 बताए थे, एक सामान्य कारक एक विशिष्ट कारक, जबकि थार्नडाइक कहते हैं कि जी फैक्टर जैसा कोई कारक नहीं होता, मतलब सामान्य योग्यता जैसा कोई तत्व नहीं पाया जाता। बुद्धि तो अनेकों अनेक विशेष प्रकार के तत्वों का संयुक्त रूप है और प्रत्येक मानसिक कार्य में संपादित करने में कई तत्व एक साथ कार्य करते हैं। नेक्स्ट आता है समूह कारक सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी। थर्स्टन ने दिया है 1938 में। देखिएगा इसे, इस सिद्धांत के अनुसार एक जैसी मानसिक क्रियाओं में कई एक प्राथमिक कारक सम्मिलित होते हैं, जो उन सभी क्रियाओं को मनोवैज्ञानिक व क्रियात्मक एकता प्रदान करता है तथा उन क्रियाओं का अन्य क्रियाओं से विभेद स्पष्ट करता है। किसी मानसिक कार्य को संपन्न करने में कुछ कारकों का अधिक उपयोग होता है, तो अन्य कारकों का करने में अन्य कारकों का अधिक उपयोग होता है। नेक्स्ट आता है क्रमिक महत्व या पदानुक्रमिक सिद्धांत। ये बर्ट और बर्नन ने दिया है। इसमें इस सिद्धांत के प्रवर्तक बर्ट और बर्नन है, जिन्होंने सामान्य योग्यता कारक जी तथा विशिष्ट योग्यता कारक एस एवं समूह कारक से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन कर नवीन सिद्धांत का सृजन किया। मतलब इनका मतलब यह कि स्पीयरमैन का इन्होंने अध्ययन किया है। स्पीयरमैन के 2 खंड का और 3 खंड का सिद्धांत का इन्होंने कौन सा सामान्य और विशिष्ट, और इन्होंने जो माना है वह अध्ययन नवीन सिद्धांतों का सृजन किया। जिस क्रमिक महत्व का सिद्धांत कहा जाता है, इसका आशय है कि मानवीय योग्यताएं क्रमिक रूप से व्यवस्थित रहती हैं। इस क्रमबद्ध में क्रमशः सामान्य कारक, प्रमुख कारक और लघु समूह कारक एवं विशिष्ट कारक होते हैं। और लास्ट आता है त्रिआयामी सिद्धांत, जो कि किसने दिया? गिलफोर्ड ने 1966-67। गिलफोर्ड ने बुद्धि की संरचना को एक व्यवस्थित 3 आयाम प्रतिमान के रूप में प्रस्तुत किए हैं, जिसे बुद्धि संरचना प्रतिमान कहा जाता है। नंबर 1 विषय वस्तु, नंबर 2 संक्रियाएं, नंबर 3 उत्पाद। बच्चों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों को